सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका 18 फरवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। पहले पेज पे खबर आती है इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर। नए मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाना है। और ऑपोजिशन ने राहुल गांधी जो लीडर ऑपोजिशन है इस समय विरोध करा है कि प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट नहीं है। हालांकि नाम भेज दिए गए हैं राष्ट्रपति जी के विमर्श के लिए। अगली बात है जनवरी में निर्यात 2.38% घटा, आयात 10.28% बढ़ा है। तो हम जो है एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं आज के संपादकीय की ओर। तकनीक की दीवार, फिर है हादसों का सफ़र, पक्षियों की मौन होती दुनिया। तकनीकी दीवार में कहते हैं दुनिया में जैसे जैसे आधुनिक तकनीकी का विस्तार हो रहा है वैसे वैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका दखल बढ़ता जा रहा है। जो मोबाइल फ़ोन कभी दूर बैठे दो लोगों के बीच सिर्फ बातचीत का ज़रिया था, आज वह ज़्यादातर कामों के लिए बेहद ज़रूरी होता गया है। अब तो इसके बिना पढ़ाई लिखाई की बात भी अधूरी लगने लगी है। मगर इसी के समानांतर स्मार्टफ़ोन के अतिशय उपयोग में एक बहस खड़ी की है कि शिक्षा के लिए स्मार्टफ़ोन पर निर्भरता से क्या बच्चों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी टीम के मुताबिक वैश्विक स्तर पर 2024 के अंत तक पंजीकृत कुल शिक्षा प्रणालियों में से 40% ने विशेष कानूनों या नीतियों के जरिए स्कूल में स्मार्टफोन प्रतिबंध लगा दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्टफोन का बहुस्तरीय उपयोग का दायरा और असर शिक्षा प्रणालियों में इससे उपयोग को एक तरह से अनिवार्य बनाए जाने की व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न है। दूसरी ओर दुनिया के कई देशों में बच्चों की शिक्षा और निजता पर इसके प्रभाव को लेकर अब नई बहस शुरू हो गई है, जिसमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक जरूरी पक्ष है। देखिए, स्मार्टफोन आया, हर किसी जीवन में क्रांति लाया, एजुकेशन क्षेत्र में भी क्रांति लाया, लेकिन इसके बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। विशेषकर जब से इसका एजुकेशन में भी एक तरीके से कैप्चर हो गया है, तो ये चिंता जताई जा रही है कि बच्चों के ओवरऑल विकास में कहीं न कहीं बाधा है। ऑनलाइन शिक्षा के कार्यक्रमों के दौरान मोबाइल फ़ोन के उपयोग को बढ़ावा दे दिया गया है, लेकिन जब इस मसले पर समीक्षा की गई तो ये उजागर हुआ कि तकनीक एक सीमा तक कुछ संदर्भों में सीखने या में सहायक कारक की भूमिका निभा सकती है, लेकिन जब इसका अत्यधिक या फिर अनुचित तरीके से उपयोग किया जाता है, तो इसके विपरीत असर देखने में आते हैं। एक अध्ययन में ये भी पाया गया है कि इसके इस्तेमाल की वजह से विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से भटक जाता है। इसके अलावा स्मार्टफोन की बेलगाम उपयोग की वजह से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां खड़ी होती हैं। इससे निपटना एक अलग समस्या बन जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि स्मार्टफोन या अन्य तकनीक के रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग को लेकर एक सीमा तय हो, ताकि ये सिर्फ सहायक बने, निर्भरता और नुकसान का वाहक नहीं बने। बहुत ही बढ़िया बात है। समय रहते हमको ध्यान देना ज़रूरी है कि कैसे स्मार्टफोन्स को हम रेगुलेट करें, और शिक्षा क्षेत्र में अगर इसका कोई बच्चों के ऊपर साइकोलॉजिकल मानसिक तनाव पड़ा है, तो इसे एड्रेस करना ज़रूरी है। अगला है नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ पूरी तरह लाचार रेल प्रबंधन का नतीजा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से प्रयागराज के लिए चलाई गई विशेष गाड़ी की उद्घोषणा के बाद भगदड़ मच गई। स्टेशन पर रोज़ की तुलना में कई गुना भीड़ जमा थी। उद्घोषणा सुनते ही लोग एक दूसरे से प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। इस तरह 18 लोग कुचल कर मर गए और कई घायल हो गए। ये नई दिल्ली स्टेशन में स्टैम्पीड हुई थी, भगदड़ मची थी, उससे कई नुकसान हुआ। बात यहाँ पे हम स्टैम्पीड की भगदड़ की नहीं कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि रेल व्यवस्था आज भी वही 50-60 साल पुरानी जब चल रही है। इसमें कोई नई बात नहीं है कि क्या रेलवे व्यवस्था को नहीं पता था, प्रशासन को, कि महाकुंभ चल रहा है तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगा लोगों का। क्यों अतिरिक्त रेलवे वालों की भर्ती नहीं करी जा रही है, जो मैनेज कर पाए थी भीड़ को। वही रेलवे स्टाफ जो सामान्य दिनों में होता है, वही रेलवे स्टाफ अब ऐसे महाकुंभ जैसे बड़े पर्व में रेल व्यवस्था बनाए रखने की ज़िम्मेदारी सँभाला हुआ है।
सरकार बढ़-चढ़कर इसमें लोगों से पहुँचने की अपील कर रही थी। दावा किया गया था कि वहाँ 40 से 45 करोड़ लोग पहुँचेंगे और करीब 100 करोड़ लोगों को ध्यान में रखते हुए इंतज़ाम किए गए हैं। 13,000 विशेष रेलगाड़ी चलाने का दावा किया गया। इसके लिए रेलवे को अतिरिक्त भारी राशि आवंटित की गई थी। यानी रेलवे इस बात से अनजान नहीं था कि महाकुंभ के दौरान इस पर भारी दबाव रहेगा। फिर भी उसने भीड़ पर काबू पाने के लिए कोई व्यावहारिक व्यवस्था क्यों नहीं की, ये समझ से परे है। ऐसा नहीं है कि अतिरिक्त भीड़ इससे पहले कभी नहीं रेलवे स्टेशन पर जुटी ही नहीं। त्योहारों के मौसम में हर वर्ष रेलवे को ऐसी भीड़ से निपटना पड़ता है, तब भी विशेष गाड़ियाँ चलानी पड़ती हैं। महाकुंभ के दौरान कुछ अधिक लोग ज़रूर जमा हो गए होंगे, मगर इससे रेलवे को अपने कुप्रबंधन पर पर्दा डालने का मौका नहीं मिल जाता। देखिए, यह तो स्वाभाविक है कि अगर हम जानते हैं कोई विशेष आयोजन है, तो उस हिसाब से तैयार रहते हैं। ऐसे ही रेलवे को भी तैयार रहना चाहिए। रेलवे की दलील है कि नई दिल्ली स्टेशन पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए उसने विशेष गाड़ियाँ चलाने का फैसला किया था। यही विचित्र बात है, कहीं कोई भी गाड़ी इस तरह बिना पूर्व सूचना और तय कार्यक्रम के नहीं चलाई जाती। तो इस गाड़ी के बारे में बिना यह जाने समझे उद्घोषणा कर दी गई कि लोगों में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। और देखिए, रेलवे में समस्या रही है हमेशा से। कभी अचानक से अनाउंसमेंट होता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आने वाली गाड़ी 7 पे आएगी। ये तो हम लोग को भी समय आता है, कभी कभी झेलना पड़ जाता है, कभी कभी झेलना पड़ जाता है। और हम तो सामान्य दिनों की अगर बात करें, सामान्य दिनों में भी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना, वो भी अचानक से जब अनाउंसमेंट चेंज होती है, सामान्य दिनों में मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये कहीं न कहीं कुप्रबंधन का अ, जीता जागता स्वरूप है। आगे बढ़ते हैं अगले संपादकीय की ओर। पक्षियों की मौन होती दुनिया। योगेश कुमार गोयल साहब कहते हैं, पक्षी हमारे ग्रह के सबसे कोमल और सुंदर जीवों में से एक हैं। ये ना केवल हमारे पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि मानव जीवन और संस्कृति में भी उनका विशेष स्थान है। भारत में तो पक्षियों को धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सुंदर पंख और मधुर आवाज़ वाले खूबसूरत पक्षियों को देखने का एक अलग ही आनंद होता है, जो हमें प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य का अनुभव कराता है। फूलों के चारों ओर मिनमिनाने वाली हमिंग बर्ड जैसे लेकर हवा में हजारों फुट की ऊंचाई पर उड़ने वाले चील तक, हर पक्षी विलक्षण प्रतीत होते हैं, जो रेगिस्तान से लेकर वर्षावन तक के विशाल वातावरण में स्वयं को ढाल लेते हैं। पक्षी खाद्य श्रृंखला का एक अहम हिस्सा है, जो प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में कार्य करते हैं और पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। वह परागण और बीज चलाने में अहम भूमिका अदा करते हैं। इसमें जैव विविधता बनी रहती है। विभिन्न प्रकार के पक्षी विभिन्न प्रकार के आवास में रहते हैं और वे पारिस्थितिक तंत्र को समृद्ध बनाते हैं। पक्षियों के प्रायः बायो इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, बायो इंडिकेटर भी कहते हैं इनको, बायो इंडिकेटर्स। कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा होता है, तो हम इनके थ्रू भी, इनके बिहेवियरल चेंज के थ्रू भी हम ट्रैक कर सकते हैं। पक्षी प्रजातियों में गिरावट आई प्रायः संकेत देती है कि प्रदूषण, आवास की कमी अथवा जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों के कारण परिस्थिति तंत्र तनाव में है। देखा आपने, इंडिकेट कर रहे हैं ये। इनका इनका गायब हो जाना, इनका कम दिखना, इनका सुबह चहचहाना कम होना, शहरों से दूर चले जाना, ये एक बायो इंडिकेशन होता है कि उस क्षेत्र विशेष में कई पर्यावरणीय परिवर्तन हो रहे हैं। विश्व में पक्षियों की 10,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से भारत में ही पक्षियों की 1300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। चिंता का कारण यह है कि वनों के कटाव, शहरीकरण और कृषि विस्तार के कारण पक्षियों के प्राकृतिक आवास तेजी से नष्ट हो रहे हैं। शहरीकरण, औद्योगिक विकास और कृषि विस्तार के कारण जंगल, आर्द्रभूमि, घास के मैदान तथा अन्य प्राकृतिक आवास शहरों, सड़कों और कृषि भूमि में तब्दील हो रहे हैं। ये तो है। कुछ पक्षियों का शिकार उनके चमकीले पंखों अथवा शरीर के अन्य अंगों के लिए किया जाता है, जिससे उनकी आबादी भी घटती जा रही है। पक्षियों का तो होना बहुत ज़रूरी है इस पारिस्थितिक तंत्र में, इस पूरी खास श्रृंखला में ज़रूरी है। कर्नल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी के अनुसार, ये कॉर्नेल, ये आपकी यूनिवर्सिटी अपने आप में है, पिछले दशक में गौरैया की आबादी 20% से अधिक कमी हो गई आई है, जो शहरीकरण और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण हो सकती है। गौरैया ऐसी सामान्य प्रजाति जो पहले हमारे बाग बगीचों और घरों में आम थी, अब नगण्य होती जा रही है। इसके पीछे शहरीकरण और आर्द्रता में बदलाव तथा कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग मुख्य कारण हो सकते हैं। भारतीय गिद्धों की संख्या में तो पिछले 2 दशकों में 95% तक की कमी आई है।
तो देखिए वल्चर और गिद्ध तो हम देख रहे हैं कि इनके लिए कंज़र्वेशन के कई कई प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजाति गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में आज पहुँच चुकी है। प्रवासी पक्षी साइबेरियाई सारस तो भारत में अब लगभग विलुप्त हो चुके हैं। हालांकि कई योजनाएं लागू करते हुए पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कई पक्षी प्रजातियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय पक्षी संरक्षण योजना भी शुरू की गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना पक्षियों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करती है। भारत में 100 से अधिक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं, जिनमें भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील इत्यादि शामिल हैं। सरकार ने कई प्रयास करे हैं पक्षियों को संरक्षित करने के लिए। पक्षियों की आबादी में गिरावट एक गंभीर पर्यावरणीय चिंता है, जो पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। और अगर समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो कई पक्षी प्रजाति हमेशा के लिए विलुप्त हो सकती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस समय रहते भारत सरकार इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए पक्षियों को विलुप्त होने से बचाएं। आगे देखते हैं आर्थिक जगत और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। विश्व की कई शिक्षा प्रणालियों में स्कूलों में स्मार्टफोन पर रोक लगाई गई है, क्योंकि देखिए उनसे मानसिक प्रभाव तो पड़ता है छात्रों के ऊपर। और देखिए अब भी हम जानते हैं कि वास्तविकता ये भी है कि कई लोग इसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं, उपयोग करने की जगह। फिलहाल इसी के साथ अच्छी से रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नए वीडियो के साथ। जुड़े रहिए और वेबसाइट को भी जरूर विजिट करिएगा। थैंक यू।